जब जंग हुआ तो हिंदुस्तानी फौज का खौफ था कि हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, लोगों को पाकिस्तानी फौज ने डराया। अब वो माँ पाँच बच्चे लेकर, छः बच्चे लेकर वहाँ रो रही हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ले लो, हमें इंडिया जाना है, अपना घर जाना है। मेरे नज़रों में किसी ने कुछ किया, अगर किया तो किसी एक ने किया है, इंडियन आर्मी ने। ये आप यहाँ कैसे रह गया। 1971 का जंग एक बहुत दुख भरी जंग है। हेलो ऑल, नमस्कार, अगेन वेलकम ऑन अवर चैनल। अभी हम लोग हैं थांग में, जो कि पड़ता है लद्दाख रीजन में, और एलओसी पे लास्ट विलेज है, उसके बाद पीओके स्टार्ट हो जाता है। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए आए हैं जो कि 1971 के वॉर के दौरान वो यहाँ पे रह गए थे और उनके घर वाले उधर रह गए थे। और इस गांव में हर घर में ऐसा ही है कि एक बंदा इधर रह गया था और जो दूसरे लोग थे वो रह गए थे बॉर्डर के उस पार। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी कहानी और उन्हीं की ज़ुबानी। और यहाँ पे इन्होंने म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है काफ़ी एंटीक चीज़ों से, जिसकी टिकट है 50 रुपीज़ पर हेड, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम गोबाली जी से। तो हेलो, अभी हम लोग हैं अपना गोबाली जी के साथ, और गोबाली जी काफ़ी फेमस हैं, हस्ती हैं यहाँ पे थांग की। तो 1971 के वार के टाइम पे ये लोग आप इधर रह गए थे और आपके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे रहे। तो आप थोड़ा सा एक बारे में बता भी दीजिए। जी, तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को। तो लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि आप यहाँ कैसे रह गया। 1971 का जंग एक बहुत दुख भरी जंग है। आज 3 साल हो गया, तब भी वही 71 वाला लोग याद कर रहे हैं। वो कैसे याद कर रहे हैं कि 71 का जंग में इस गांव का है तो दुख इस पूरा गांव में है। जैसे चुरुंगा गांव आपने सुना होगा, बिल्कुल पूरा घर खाली करके पाकिस्तान की तरफ चला गया। उसके बाद इस गांव में औरतें पार रह गया, मर्दें यहाँ रह गया। जी, तो कैसे मर्दें यहाँ रह गया। जब जंग हुआ तो हिंदुस्तानी फौज का खौफ था कि हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, लोगों को पाकिस्तानी फौज ने डराया, धमकाया, डराया समझ उकसाया, बोला अभी तुमको खाया कर मारेंगे। तो डर के मारे बेचारों ने अपने औरतों को, बच्चों को 2 किलोमीटर आगे छुपाने के लिए रखने के बाद सोचा कि हालात ठीक होने के बाद वापस लाएंगे। लेकिन 17 दिसंबर को इन्होंने आगे छुपाने के लिए रखा। 18 दिसंबर को ठीक इंडियन आर्मी इस गाँव में पहुँची है। पहुँचने के बाद इंडियन आर्मी ने को गाँव वालों ने आगे जाने के लिए कहा। जी, उनके बाल बच्चे आगे बैठा हुआ है तो आगे चलो, लेकिन इंडियन आर्मी को सीज़फायर हो चुका था, आगे नहीं बढ़ पाया। तो फिर एकदम इंडियन आर्मी यहाँ एलओसी बना दिया। पाकिस्तानी फौज उधर खड़ा हो गया, तो माँ और बच्चे उधर रह गया, हर घर के एक लोग यहाँ रह गया। तो रहने के बाद अब देखो, अभी 50 सालों से वो माँ पाकिस्तान का अंदर वहाँ जो लास्ट बाउंड्री पे बैठ कर रो रही है। तो मैं 2014 में जाकर अपने मम्मी पापा से मिलकर हमने वो मंजर हमने देख कर आया है। तो अब हुआ क्या था कि जब एकदम एलओसी हो गया, एकदम एलओसी होने के बाद अब वो माँ पाँच बच्चे लेकर, छः बच्चे लेकर वहाँ रो रही हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ले लो, हमें इंडिया जाना है, अपना घर जाना है। तो अब हिंदुस्तानी फौज यहाँ देखते रहा, कुछ नहीं कर सके। अगर पाकिस्तानी फौज में इंसानियत होता तो उस वक़्त उन माओं को बच्चों भेज देता अपना घर जाओ। लेकिन बेइंसानियत वाले जो इन्होंने सलूक किया, उन माओं को इधर भेजने के बजाय उन माओं को धकेल कर पीछे फेंक दिया। जब तुम लोग यहाँ रखोगे तो तुम इंडिया जाओगे, तो अपना घर जा रहा था। तो इस तरीके का जब हालात देखा इंडियन आर्मी ने, यहाँ से देखते रहा, वो माँ वहाँ रो रहा है, वो माँ वहाँ चिल्ला रहा है अपना घर भेज दो, वो बच्चे रो रहे हैं। तो इंडियन आर्मी बिलखुसूस कर्नल नीचेन साहब हमारा नुब्रा का रहने वाला था और वो 3 जंग का हीरो था। तो कतार में वो मेजर रैंक में था यहाँ पर। तो फिर उन्होंने हाई कमान को चिट्ठी लिखा, बोले ये हालात है इस बॉर्डर की, हर घर के एक लोग इस गांव में इंडियन बन गया है, बाकी औरतें और बच्चे पाकिस्तानी बन गया है। अब किसी तरीके से इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, किसी तरीके से आपस में मिलाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान से दरख्वास्त की। तो फिर पाकिस्तान भी एग्री हो गया, एग्रीमेंट हो गया, फैसला हो गया कि इनको वापस देने के लिए। होने के बाद उस फैसले का कॉपी लेकर, उस फैसले का चिट्ठी लेकर 1.5 महीने के बाद कर्नल नीचेन साहब
चिट्ठी को लेकर खुशखबरी लेकर इस गांव में आया। बोला भाई अब खुशखबरी ये है कि आप कल बाल बच्चों को हम वापस ला रहे हैं। तो उस खुशखबरी मैं अभी शॉर्ट पीरियड में कह रहा हूँ आपको। तो उसमें से मेरे पापा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, हिंदी आता था। मेरे पापा को कहा कि भाई आप चला जाओ, क्योंकि मेरे दादी और मम्मी ऑलरेडी उधर बैठा हुआ था। यहाँ पर मैं था, मेरा पापा था और मेरे छोटा भाई और मेरा दादा करीब 80-90 साल की आवर एज की। तो फिर मेरे पापा को बोला जी आप चला जाओ, उनको लेकर। तो पापा ने बोला मेरे 2 साल के बच्चे को कहाँ छोड़ें, मेरे 5 साल के बच्चे को कौन खिलाएगा, बच्चे को कौन गोद में रखेगा, मैं नहीं जा सकता। लेकिन टीचर साहब ने बोला 2 घंटे के लिए या 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इस चिट्ठी को पाकिस्तान को देना है, उन बाल बच्चों को वापस लेके आना है। उस उम्मीद में मैं और मेरे छोटा भाई को इंडियन आर्मी का हवाला करके इंडियन आर्मी में उसका गोद में छोड़कर मेरे पापा को एक हाथ में फ्लैग और एक हाथ में चिट्ठी के साथ यहाँ से पाकिस्तान उन औरतों को लाने के लिए भेजा। भेजने के बाद आप कहने पे मजबूर हूँ, दुख होता है तो बोलना पड़ता है, लेकिन मैं किसी को बुरा बोलना अच्छा नहीं लगता है। मैं उस हरकत को जालिमाना हरकत कहूँगा। तो जब मेरे पापा यहाँ से भेजा तो कम से कम अगर इंसानियत होता तो औरतों को, बच्चों को, सबको वापस भेजना चाहिए था। लेकिन मेरे पापा को जासूसी के इल्ज़ाम लगा दिया, हमारे हिंदुस्तान में जासूस भेजा है, सीधा वहाँ पर बंदीश बना दिया, सीधा। उनके पास तो चिट्ठी थी ना, चिट्ठी होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ ना कि चिट्ठी थी, तब भी जालिमाना हरकत करने में चिट्ठी तो फाड़ देंगे उनको, करने वालों के लिए ना हाथ नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मेरे पापा को वापस नहीं भेजा। तो कोई आप पूछने वाले, आप जैसे आप लोग पूछता भी है फिर हिंदुस्तान क्यों चुप बैठा। अगर हिंदुस्तान चुप नहीं बैठना चाहिए था, इस पे मैं भी हैरान हूँ क्यों चुप बैठा है। जब 2 आदमी लाने के लिए भेजा था, तब आदमी को वापस नहीं भेजते हैं। तो अगर चाहे तो सीधा एक मुक्का मार के आगे जाना चाहिए, तो उस गाँव को भी लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं था। बिल्कुल इसी हरकत को जो सीधे अंग्रेजी से घी नहीं निकलता बोलते तो वही करना चाहिए था। लेकिन मैं भी हैरान हुआ आज ये क्यों नहीं किया उस टाइम पे गवर्नमेंट को। तो फिर उन बेचारा माँ एक उम्मीद से बैठा था कि आप हिंदुस्तान ने लाने के लिए भेजा, कितना खुशियाँ हो रहा होगा उन माँ। वो तो बिल्कुल इतने साल बाद जब सुनने को मिली ये न्यूज़ कि अब मिलेंगे, हम अपना गाँव आज जाने के लिए आ रहे हैं। तो फिर मेरे पापा को वापस नहीं भेजा। तो फिर हमारा देश, हमारा सब कुछ। आज मैं कहते हैं कि मैं एक कविता बनाए, मैं कहते हैं कि सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं। तो मेरे लिए भारत माता यही है। तब मैं इंडियन आर्मी के बदौलत हम आज जो कुछ हूँ, इंडियन आर्मी के बदौलत हूँ। आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो भी मैं इस देश की खातिर कर रहा हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जिस देश ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आज मुझे इतना खुशी है तो कहना नहीं चाहिए आपको। कैमरे पे मैं कहूँ, मुझे उधर क्या यूनेस्को कहते हैं ना जी, यूनेस्को में एक कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहाँ पर मुझे इनवाइट कर रहे हैं। हाँ। तो मैं हैरान हूँ, एक अनपढ़ आदमी को और 0 पॉइंट बॉर्डर वालों को वहाँ पर मुझे बुला रहे हैं। तो ये कौन उठा रहा है? ये देश उठा रहा है। उनको अब पता चल रहा है ना, पता चल रहा है आपकी स्टोरी इतनी अच्छी है, तो सुन रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको, मीडिया को, तमाम सुनने वालों को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा देश। मैं एक कविता फिर सुना लूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहते हैं कि हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पे रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान जाके आया, मैं बुरा किसी को कहना अच्छा नहीं लगता है। आप कब गए थे पाकिस्तान? 2014 में मिल के। तो मैं आपको आज शायद मेरे ख्याल में आप कविता को पसंद करता है, तो फिर मैं एक कविता और सुनाऊं यहाँ के बारे में। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी हो, सियासत के लीडर हो, कोई कहते हैं मैंने यहाँ ये किया, कोई कहते हैं मैंने यहाँ किया। मेरे नज़रों में किसी ने कुछ किया, अगर किया तो किसी एक ने किया है, इंडियन आर्मी ने। पूरा लद्दाख को, जब आज लद्दाख इस स्टेज पे पहुंचा है, दुनिया के नंबर गिनती में चला गया है, तो इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। एक उसके बाद इंडियन आर्मी का मेहरबान की मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर एक आदमी का पाँव पे कैजुअल्टी टूट गया, पाँव टूटना कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो तो कहीं भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो मुझे पता, उस जिसने पाँव टूटा है उस आदमी को आर्मी हेली में चंडीगढ़ लेके गया।
मतलब जहाँ बीमार हो जाते हैं, छोटे सीरियस होते हैं, आर्मी एकदम हेली मंगवाते हैं, सीधा दिल्ली चंडीगढ़ तक ले जाते हैं, छोटे है ना। तो इसलिए मैंने कविता बनाया। वो कविता में कहते हैं, सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने का जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने का होश को, जरूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो उसके बाद फिर ये कविता आते हैं, मैं बहुत कविता बनाते हैं। एक में हम कहते हैं कि लद्दाख में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं, लद्दाख में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं, हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं, हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं। माँ बाप को देख जरूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं। तो ये हमारा जो कविता जो कहानी है ना, इस तरीके का हमारा जिंदगी गुजरा। तो आज आप आते हैं या जो भी हमारे सामने आके पूछते हैं तो कहते हैं आपको ये गार्डन बहुत खूबसूरत बनाया है, इस बॉर्डर पे आपने इतना कहाँ से सीखा, किसने सीखा, कहाँ से डिप्लोमा की, पूछता है। तो फिर मैं कहते हैं नहीं जी ये तो आपने बनाया। तो आप सो हैरान हो जाएंगे, यार मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ, मैंने कैसे बनाया, यही सोचेगा ना कि मेरी कहानी आपने सुना, अभी आप नहीं सोचेंगे हाँ मेरे भी कोई हक मैंने बनाया, क्योंकि आपने मुझे बनाया, इस देश ने मुझे बनाया, मैंने गार्डन को बनाया, तो इसका मतलब आपने भी बनाया, सबने मिलकर, है ना सर। तो नहीं तो अगर मैं इस देश के बेटा हूँ तो अगर मैं चोर भी बन सकता था, मैं डाकू भी बन सकता था, और कुछ नहीं है तो मेरे उम्र के यहाँ हजारों लोग घूम रहे हैं, उनके पास लोग नहीं जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। तो आखिर ये बनाया किसने? इस देश ने बनाया है, ना चाचा ने बनाया, ना मामी ने बनाया, ना पापा ने बनाया, इस देश ने बनाया। तो मैं आपको एक कहानी सुनाई। जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरा मम्मी ने रात 8-10 बजे मेरे कमरे में आते, जिनको मम्मी से मिलने का टाइम नहीं होता वो लोग मेरे पास आते थे। तो पूछता था बेटा आपको मिलने के लिए पाकिस्तान का अंदर इतना बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आते भी है, आपको कई स्कूल में मुझे बुलाया और कई बड़ा बड़ा फंक्शन में मुझे वहाँ पर मंच दे दिया, तो इतना आप एक महान आदमी बना दिया। तो बेटा आपको कौन क्या खिलाते थे, क्या खिला के अभी ऐसा बन गया, क्या पहनाते थे, कौन खिलाते थे? अजीब सी बात है, माँ पूछेगी 50 साल बाद अपना बेटे से पूछेगी। पूछने के बाद मेरे जबान में कुछ नहीं होता, हवलदार साहब ये खिलाते थे, सूबेदार साहब वो खिलाते थे, फलाना सिपाही मुझे ये देते थे, फलाना सूबेदार साहब मुझे वो पढ़ाते थे, इसके अलावा मेरे पास कुछ होता ही नहीं था, चाचा मामी कोई है नहीं। तो फिर मेरे माँ का आंखों में से ऐसा आंसू बहता, बेटा बेटा हम आपका माँ नहीं बन सका, आपको उस असली माँ को मेरा सलूट, असली माँ को मेरा सलाम, मेरे मम्मी। तो आज मैं यहाँ कोई भी, जैसे बिलखुसूस हमारा लास्ट सूट का है और इंडियन आर्मी आए तो मेरे माँ ने आपको सलाम भेजा है। तो एक अब इसी दिशा में आप और एक बात पूछें तो जब मैं छोटा होता था 5 साल की उम्र की, तो भाई साहब आप फौज में है तो आप अपना घर चला जाते हैं, जाने के बाद अपना बहन को, अपने भाई को या अपना गांव में ये खबर सुनाते हैं कि हमारा बॉर्डर में 2 बच्चा रहते हैं, माँ बाप पाकिस्तान में है, मतलब दूर नहीं सामने नहीं, माँ बाप अपने बच्चों को देखता है लेकिन मिल नहीं सकता है, लेकिन वो हमारा गोद में रहते हैं। कहेंगे आप कहेंगे हम उनको खिलाता है, हम उनको पहनाता है, हम उनको सुलाता है, लेकिन इनके मम्मी पापा बच्चों को देखता है लेकिन मिल नहीं सकता। ये कहानी आपको सुना तो आप क्या कहेंगे, आपका दिल में क्या सोचेंगे? आप वही कहेंगे कि बेटा आपको अपने बेटे को कहेंगे बेटा, या हस्बैंड या भाई को अब यही कहेंगे, अब यही कहेंगे कि अब यही कहेंगे बेटा आप मेरे माँ का याद आता है तो उस बच्चों को प्यार देना, यही कहेगा। माँ बेटा उन बच्चों को कभी दिल नहीं दुखाना, यही पक्का कहेगा किसी कोई भी माँ। कहने के बाद जब छुट्टी काट के आते वक्त बोलेंगे बेटा इस कपड़े को उन बच्चों को दे देना, माँ की तरफ से कहेगा नहीं कहेगा, ये टॉफी उन बच्चों को दे देना। तो ऐसे बहुत सारे टॉफी
इमाम कपड़े स्वेटर हमारे जब हम छोटे उम्र में लेके आते थे, और वो सिपाही मुझे वो कहानी भी सुनाते थे, मेरे माँ ने ऐसा कहा, मेरे माँ बहन ने ऐसा कहा, मेरे फलाना बीवी ने ऐसा कहा और आपको ये कपड़ा भेजा। तो आज मेरे दिमाग में वो आज भी गूंज रहा है। तो यहाँ से इस रास्ते से कोई माँ जो 50-60 साल के आते हैं, जिसके बाल सफ़ेद देखते हैं, तो मेरे दिल में एक अजीब से एक जोश आ जाते हैं, हो वही होगा मेरा माँ जिसने मुझे तोहफा भेजा होगा बचपन में, हाँ यही माँ हो सकता है। तो मैं वहाँ से उनको कांधे पकड़ के मैं यहाँ बैठाता हूँ, जिसे कहीं कहा। तो ये मेरी ज़िंदगी बिल्कुल दुनिया से अलग थलग है। आज मुझे कोई कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं, कोई कहते हैं ये कहते, कोई आप यूट्यूब में गूगल सर्च करोगे तो शायद आपको सारी चीज़ें सीखने को ढूंढने को मिलेंगे। मेरे अलावा यूट्यूबर ने बना कर दिया हो, जैसे आप लोगों ने बना कर दिया हो, तो मैं खुद हैरान हो जाते हैं ये सारे सिखाया किसने होगा। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ मैं आपको ये चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि आज के नौजवानों को, आज के बच्चों को, तो मेरे को आज आप लोग दुनिया मुझे क्यों पसंद करते हैं, मैं एक रीज़न समझते हैं बेटी। एक तो मम्मी पापा से बिछड़ गया 5 साल की उम्र में, मुझे शरारत करने के लिए हिम्मत ही ना रहा हो, तो झूठ बोलने की हिम्मत ही ना रहा हो। अगर झूठ बोलेगा तो थप्पड़ लगेगा, कोई पीछे आगे पीछे है नहीं, के लिए तो कुछ है नहीं, के लिए तो है नहीं, है ना। तो इसलिए मैं सीधा अपने रास्ते में चुपचाप से रहा हो, थप्पड़ भी खाया हो, मुसीबत भी उठाया हो। तो या एक ये रीज़न हो सकता है, या दूसरा रीज़न इंडियन आर्मी जब पासिंग परेड पर हर किसी को एक कसम परेड होते हैं, उस पे गीता कुरान पे हाथ रखवाते हैं, लेकिन उस पे सिर्फ इंडियन आर्मी इम्प्लीमेंट करता है, अपना कसम पे पाबंद रहते हैं। 15, 16, 18, 20 साल हलाल की कमाता है, मेहनत की कमाता है, चोटी पे नौकरी करता है, फिर हलाल के पैसा लेके अपने घर आता है। शायद अगर कोई उसमें से गलती करने का सोचता हो, उसके लिए इतना सख्त कानून सीधा कोर्ट मार्शल करते हैं, जेल भेजते हैं, उस डर से भी लोगों को गलत करने का गुंजाइश ही नहीं रहता है। तो शायद मैं उन्हीं का बेटा था, इसलिए शायद मैं वही काम में ज़िंदगी आज भी गुजार रहा हो, तो इसलिए आप लोगों को अच्छा लगता हूँ। मैं खुद हैरान हूँ, मैं अपनी जगह पे। तो ये है मेरा ज़िंदगी है। अब मैं आपको उस माँ का जो कहानी शायद आपको नहीं सुना, डबल तो नहीं हुआ है, तो जो माँ ने क्या बीता वहाँ पर गुजरने के बाद, जब मेरे पापा को लाने के लिए भेजा, भेजने के बाद वहाँ से एकदम जेल भेजा। अब वो माँ आज भी हाथ उठा रहा होगा कि पाकिस्तान के लिए बददुआ देता होगा, नहीं होगा आपके हिसाब से? बेवा बनाया, पाकिस्तान के लिए बददुआ देता होगा, जबकि उनके जो पति हैं वो पाकिस्तान में है, वो भी फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा नहीं। पाकिस्तान में मतलब औरतें पाकिस्तान था, मर्दें यहाँ पर था। नहीं, जब आपके वालिद वहाँ पे गए थे झंडा लेने, जब उनको जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद जी आप नहीं, मैंने हाँ वही मुझको जेल में डाल दिया। तो अब उन माओं को 5 मिनट के लिए कितना खुशी हुआ होगा, उनको लेने के लिए भेजा हिंदुस्तान में, होगा नहीं होगा, खुशी हुआ होगा। अब उसके बाद उस आदमी को जेल में डाल दिया, वापस कोई नहीं, अब घर जाने की उम्मीद ख़त्म हो गया, अपना गाँव में जाने की उम्मीद ख़त्म हो गया। तो आज भी जो जिंदा है वो औरत शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बददुआ देता, वो तो बददुआ ही देते होंगे, देता होगा बिल्कुल है। और आज भी हिंदुस्तान को दुआ देता होगा नहीं होगा। आप लोग लाने के लिए भेजा था ना? हाँ, लाने के लिए भेजा तो था। मैं सोचता हूँ कि मैं युवाओं को, हर किसी को कहते हैं कि एक बड़ा आदमी, एक जैसे मोदी जी से मिलने के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा, एक बड़ा मिनिस्टर को मौका मिलेगा, बड़ों को मिलने के लिए बड़ा चाहिए, लेकिन ऊपर वाले से मिलने के लिए ऊपर वाले के लिए छोटा चाहिए। बिल्कुल, ऊपर वाले के लिए गरीब का सुनता है, बड़ा का नहीं सुनता है, आप सब जानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज उन माओं का आवाज ऊपर वाला सुन रहा है, तो आज पाकिस्तान के क्या हालत हो रहे हैं बोलना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन दिख रहा है वो सबको, देख रहे हैं ना। मैं सोचता हूँ कि शायद कहीं उन्हीं माओं को बददुआ तो आज नहीं लगता, वो लगता ही है। वो है ना, इंसान को ये तो पता होता है ना कि वो खुद क्या कर रहा है ना, गलत या सही, कि वो शायद वो वही कहता होगा कि हमें बेवा बनाया, ये लोग भी बेवा हो जाए, हमारे बच्चों को यतीम बनाया, बद्दुआओं में तो बहुत कुछ निकलता है, ये लोग भी यतीम हो जाए, हमें बेघर बनाया, ये लोग भी बेघर हो जाए, शायद वो बद्दुआ आज भी देता हो तो है। लेकिन मेरा ख्याल में हमारा देश तरक्की करते जा रहे हैं, बदकिस्मती से मेरे साथ भाई है, क्या कहें, गलत हुआ तो हो कहना पड़ता है।
आज कोई आदमी पाकिस्तान के लोग बददुआ करते हैं कि हम पाकिस्तानी क्यों बनाया, उस नौबत तक पहुंच गया है ना। बड़े से बड़े मुशर्रफ से लेकर जौहर हक से लेकर बेनजीर से लेकर भुट्टो जैसे बड़ा लीडर से लेकर अभी इमरान खान की हालत देखो, सबकी हालत खराब हालत हो रहा है ना। वो क्यों, मैं सोचता हूँ कि किसी इन्हीं माओं का बददुआ है। आज 2024 में भी बददुआ कर रहे हैं, आज भी उधर बैठा हुआ हाँ है माँ वहाँ पर आज भी बैठे हुए जिंदा है, इस गाँव से इस गाँव को देख रहा है। तो मैं समझते हैं जी कि जुल्म बहुत बड़ी है ना सर। तो ये सबक है हम और आपके लिए, आने वाले नस्ल के लिए। मैं कहता हूँ गलत करते हैं तो वो गलत होता है, हमारे ऊपर आ जाते हैं, घूम फिर के हमारे साथ ही होता है वो। तो अभी देखो जी, मेरा जो मुझे जो आप लोग तारीफ करते हैं, मुझे जो आप सुन के खुश हो जाते हैं, तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये एक देश का कमाल है नहीं जी, देश का फौज का कमाल है, मैं यही समझते हैं। तो आगे सर आप मैं तो बोलता रही एक चीज़ और, आप पाकिस्तान जब गए थे तो आप कैसे गए थे? यहीं से बॉर्डर से गए थे? नहीं, अटारी से गए जी, वाघा से गए थे। फिर आप वहाँ से यहाँ पे आए, फिर वापस वहीं से अटारी से जी जी मैं अटारी से आई। तो मतलब वहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ होगा, फील मतलब सेफ फील कर रहे होगे या कुछ ऐसा था कि कुछ अलग से लग रहा हो? नहीं जी, देखो सेफ फील जो है ना, आप मेरे घर में यहाँ पर मैं आपको जितना भी खिदमत करेगा तब भी आपको अपना घर जैसे तो नहीं लगेगा। ये बात है तो हम अपना देश तो अपना देश ही, अपना देश अपना है, वहाँ चाहे कुछ भी हो। मैंने कई वीडियो बनाया, मैंने कहा यहाँ मेरे मम्मी है, पापा है, 7 भाई है, तमाम रिश्तेदार है, तब भी सुकून नहीं मिलता है। अपना देश में जो सुकून मिलता है वो कहीं मिलेगा बिलखुसूस हमारे इस देश में यही होता है। तो ये पुरने या फुरने जी इसी में रहते हैं वो जी हाँ, इसी गांव में भी मत कहिए सर आप, इसी गांव में नहीं बल्कि इस गांव का आखिर लास्ट में जो शमशान घाट बना हुआ है, कब्रिस्तान बना हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है। तो वहाँ पर जब मैं जाने के बाद सर आप सुनिए सर, जाने के बाद मुझे मेरे मम्मी पापा से ज्यादा उन माओं का बहुत मुझे फिक्र होता था। वो बेचारी माँ 5 बच्चों को लेकर 6 बच्चों को लेकर कैसे जिंदगी गुजरा होगा, किस तरीके से बच्चों को पाला होगा, ये बहुत बड़ा वो उनको ही पता है ना, वो बस उनको क्या बीता होगा। तो मैं उन माओं से मिलने के लिए गया, तो वो माँ बैठे हैं जी इस अभी आप जाकर देखेंगे तो ऊपर जो कब्रिस्तान बना हुआ नीचे मुर्दा बैठा हुआ। तो उसका मैं एक कहानी बता दूं, तो वो बेचारे लोगों को 1971 मैंने नहीं कहा, जब लड़ाई एकदम बंद हुआ तो वो वहाँ रोने लगा, चिल्लाने लगा, वो किस तरीके से अपना गाँव छोड़ो, अपना घर छोड़ो, रोना था, रोने लगा। तो फिर पाकिस्तानी फौज इसको आगे भेजने के बजाय पीछे धकेल दिया, बोला यहाँ तुम लोग रहेगा तो तुम इंडिया चला जाओगे। तो फिर उन माओं ने वहाँ लेट लिया, वो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया ये वाला नहीं बताया नहीं। तो वो माँ बच्चे 5 बच्चे लेकर उस शमशान घाट के ऊपर वो लेट लिया, बोला या हमें गोली मारो, या हमें जाने दो, या हमें यहाँ रहने दो। 3 ऑप्शन रखा, उसमें से उन माओं को आखिरकार उस कब्रिस्तान पे बैठने की इजाज़त मिला। वो शमशान घाट के ऊपर वहाँ बैठने के बाद अपना जिंदगी कैसे गुजारा, वही पूछना अब उनका जिंदगी गुजारने का तरीका आप देखो। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान 3 जंग हुआ, तीनों जंग में इंडिया आगे बढ़ते गया, पाकिस्तान पीछे हटते गया। उसका मद्देनजर वो इंतजार कर रहे हैं कि फिर लड़ाई फिर से कुछ होगा तो और इंडिया आगे आएगा तो हम तुरंत अपने गेट पे दरवाजे पे रहा, अपना घर सीधा, मतलब वो अभी भी उम्मीद है उनको। मैं कह रहे हैं तो सीधा अपना घर जाने के लिए उसको उम्मीद में रखा, दिन भर दुआ करते रहा, शायद आज इंडिया आएगा हम अपने घर पहुंच जाएगा, कल आएगा तो अपना घर चले जाएंगे, उस उम्मीद से बैठे हैं। एक दूसरा इन्होंने एक पछतावा है इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर एक तड़प है। वो क्यों तड़प है कि 71 में उन्होंने अपना घर छोड़कर 2 किलोमीटर आगे छुपने के लिए गया था, तो 50 सालों से रोना पड़ा। अगर उस वक्त घर नहीं छोड़ता तो उनको रोना नहीं पड़ता। अभी ये मस्जिद ये कहते हैं हम इस शमशान घाट को छोड़कर अपना गाँव के किनारों को छोड़कर कहीं पेड़ की खातिर दूर कहीं बैठेगा तो हो सकता है एक रात में इंडिया सीधा आगे गाँव को कैप्चर करेगा और ये फिर पीछे रह जाएंगे, फिर रोना पड़ेगा। इसलिए बेटा हम यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए हम बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं कब इंडिया आगे आए, कब हम अपने घर जाए, दिन गिन रहा हूँ बेटा। एक दूसरा भरोसा ये है जब हम इस गांव को छोड़कर एक लम्हे के लिए भी गांव को छोड़कर कहीं दूसरे गांव में जाते हैं तो हमें चैन नहीं रहते हैं। हम अपना गांव को देखते रहने से हमें सुकून मिलता है। अगर पेट में खाना नहीं हो तो हमें कुछ परवाह नहीं होता है, लेकिन अपने गांव को नहीं देखते हैं तो हमें सुकून नहीं मिलते हैं। और हमारा हस्बैंड
उस छत के ऊपर आते हैं, कभी उस खेत के ऊपर आ जाते हैं। तो हम बच्चों को यही दिखाते हैं, बेटा वो खेत में है, आपका पिताजी आपके खेत में आया है, वो खेत हमारा है। वो छत के ऊपर आते हैं तो बेटा ये घर हमारा है। बस अपना घर को, अपना खेत को देखते रहने से हमें सुकून मिलता है बेटा, नहीं तो वर्षे तो हम 71 में मर चुका है, हमारा सब कुछ 71 में चला गया है। बस 2 भरोसे पे, एक तो इंडिया आगे आने का भरोसा, दूसरा अपना घर को, खेत को देखते रहने से हमें सुकून मिलता है। अब बताओ जी क्या ज़िंदगी है, अजीरन बना दिया। और यहाँ की भी मैं आपको बात बता दूँ, अब यहाँ पर भी यही हाल था कि घर में एक लोग बैठे हैं, बच्चे वहाँ बैठे हैं, बेटी वहाँ बैठे हैं। तो वो गाँव के किनारे में जाता, वो गाँव के किनारे में जाता, जाने के बाद देखता कोई औरत देखते हैं पार, यही मेरे बेटी होगी, यही मेरे बेबी होगी। बस इसी को देखते दिन गुजारते, साल निकल दिया। और मुझे उससे ज़्यादा वो 2 बात मुझे बहुत दुख होता है, मेरे दिल जो जल जाता है। वो क्या बात है, तो इनको हिंदी किसी को कुछ समझ में नहीं आता, हिंदी समझ में नहीं आता पुराने ज़माने के लोगों को। लेकिन हर घर में एक रेडियो होता था, खरीदता था रेडियो पर, कहीं से भी खरीद कर लाया। किस लिए कि सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो न्यूज़ आएगा, उस न्यूज़ में क्या कहता है कि हिंदुस्तान कहीं हमारे बच्चों को वापस लाने वाला है, पाकिस्तान कहीं उनको अपने बच्चों को इधर देने वाला है। बस उसी इंतजार में बेचारे लोग रेडियो उठाता था। रेडियो में भुट्टो इंदिरा गांधी या भुट्टो का नाम आता तो बोले यहाँ पाकिस्तान का भुट्टो है, हमारे बच्चों को इधर छोड़ने वाला है। इनके दिमाग में ये रहता, वो नाम सुनते ही इधर इंदिरा गांधी कहते हैं तो इनके दिमाग में ये है, हाँ आप इंदिरा गांधी हमारे बच्चों को बुलाने वाला है। इस तरीके का जिंदगी गुजार रहे हैं। और बेचारे जब कहीं ले लू से, उसका दुकान नहीं होते थे, खाली ताजिर लोग यहाँ सामान सुमान बिक्री करने के लाते थे, गधे पे लाद के या घोड़े पे लाद के। तो ये बेचारे लोग वो डिमांड देते थे लोगों को, भाई साहब मेरे लिए कुछ झुमका लेके आना मेरे बेटी के लिए, कोई कहते हैं कि कोई कड़ा लेके आना मेरे बेटी के लिए, शाल लेके आना मेरे बेबी के लिए। लेकिन अपना फिक्र नहीं, सिर्फ उधर से बाहर से बच्चा कल आने वाला है उनको तोहफा देने के लिए, परसों आएगा तो उनको तोहफा देने के लिए। इस इंतजार में उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो भी इसी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारेंगे आखिर तक, एक एक करके जैसे ऐसे उम्मीद के साथ लेकर एक एक करके मर गया। अभी वहाँ पर कुछ औरतें हैं, अब यहाँ पर मरते खत्म हो गए तकरीबन। तो बेचारे लोग बस इसी के तरीके से यहाँ से वहाँ देखते हुए, वहाँ से यहाँ देखते हुए। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूँ, जब मैं पाकिस्तान गया एक बार, पाकिस्तान जाने के 2014 पाकिस्तान जाने के बाद एक आर्मी रिटायर आदमी मुझसे मिला। मिलने के बाद मुझे यूं गले लगा कर खूब रोने लगे। तो मैं हैरान हो गया कि यार ये क्यों रो रहे हैं, मुझे पहला बार देख रहा हूँ। तो उसने रोना ख़त्म होने के बाद उसने एक बात कहा, देखो बेटा हम इसलिए रो रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी फौज में था, आपका पापा इस पोस्ट पे आया पानी लेकर, आने के बाद मुझे कहा यार मुझे थोड़ा दूरबीन देना, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। तो मैंने इनके पापा को दूरबीन दे दिया, आपका पापा को देने के बाद आपका पापा ने यूँ उस दूरबीन देखा तो आप दोनों को देखा, कहा मिलने की उम्मीद नहीं है, ना देखने का है। तो उधर से पापा को देखने, आपको दोनों को देखने के बाद आपका पापा अपना पापा को देखा और अपना 2 बच्चों को देखा, किस हालात में, जिसके मम्मी पापा नहीं होते उसके क्या हाल होगी। उस हालात में देखने के बाद आपके पापा वहाँ रो रो के बेहोश हुआ था उस जगह के ऊपर। फिर जब मैंने भी दूरबीन लगा के देखा तो यार इनके पापा का ये हाल क्यों हुआ। तो यकीनन वो बूढ़ा जिसका न बेटा न चल सकते हैं न फिर सकते हैं, एक बूढ़े को देखा सकता और 2 बच्चों को बगैर जूते के, बगैर पायजामा के उस हालात में मम्मी पापा का पास देखा। तो मेरे भी उस वक्त आंखों में आंसू नहीं रहा। और आज वो बेटा बड़ा होके अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आया तो मेरे नज़रों में वो दिन याद आ गया। तो इस तरीके का जो हालात हमसे हमारे पास हुआ। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं एक्सपीरियंस की मैं एक बात बताऊँ, इससे ज़्यादा जब मेरे यहाँ लद्दाख सिकोट का एक रिगजिन नमजल नामी एक सिपाही यहाँ आया, 71 में वो नायक रैंक का फौजी था जो जान लड़ रहा था, उनका ड्यूटी हमारा गांव में था, वो 2-3 साल इस गांव में रखा और हमारा देखभाल, हमारा परवरिश सब कुछ उसी ने किया था।
वो रिजिन नामी सिपाही और सूबेदार जोलरान साहब, आपने सुना होगा, अभी भी जिंदा है। ओके। कल मैंने इनसे एक इंटरव्यू भी किया अच्छा। जी, अभी 97 साल के, वो अभी जिंदा है। तो वो भी वही कहानी बताते हैं कि आप लोग जब छोटा होता था, 5 साल की उम्र के होते थे, तो आपका दादा का अपना सब कुछ खोया, दादा ने सब कुछ खोया, 2 बच्चों की जिम्मेवारी भी पड़ा, कितना दुख होगा। वो भी उस उम्र में, दादा उम्र तो में। खुद बड़ी एज के थे ना, बिल्कुल जी, उस उम्र में। तो दादा एक अजीब था, अपने से भी ज्यादा अपने बच्चों को फिक्र होता था आपका दादा को। आपका दादा फौजियों को हमें बार बार कहता था, यार अब मेहरबानी करके उन बच्चों को अपने मम्मी पापा को जरा देखा खिलाओ, क्योंकि इनके मम्मी पापा दोनों वहाँ रोता होगा, वहाँ चिल्लाता होगा, वहाँ उन बच्चों को फिक्र में उनको ये सोचता होगा बेटा, दोनों बेटा बेटी जिंदा है कि नहीं है बेटा, तो ज़रा आप उनको दिखा के लाओ कहते थे। तो फिर हम क्या करते थे, आप दोनों बच्चों को लाल कपड़े पहने थे, रेड कपड़े पहनाते तो अलग दिखेंगे, हाँ। पहनाते थे। पहनाने के बाद वो 0 पॉइंट पे हम ले जाते थे। अच्छा। ले जाने के बाद वहाँ पर हम छोटा सा धुआं लगाते थे। जब एक धुआं उड़ जाते हैं तो मम्मी पापा को पता चलता है कि मेरे बच्चे यहाँ दिखाने के लिए ला रहे हैं। तो फिर आपको मम्मी पापा आगे आते थे, आने के बाद वहाँ से हाथ हिलाते थे, अपने बच्चों को देखते थे। फिर हम उनको बच्चों को दिखाने के बाद मम्मी पापा को, माँ कभी रोते कभी चिल्लाते, जो भी दूर से जितना होता था वो तो करते थे। फिर आपका पापा हो या आपका इनका भाई हो, वो हाथ पकड़ के आपको मम्मी को वापस ले जाते थे। फिर आप दोनों बच्चों को हम वापस ले आते थे, अपने दादे के पास ले आते। दादा ने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब दिखाते तो थे। फिर आपका दादा बहुत खुश होते थे कि अच्छा इनके मम्मी पापा ने देख लिया, हाँ जी देख लिया, थोड़ा तसल्ली होती थी उनको भी। तो इस तरीके से जी अनगिनत जो दुख की कहानी है ना, बहुत सारी स्टोरीज है इतने सालों में, तो कितना है कि देख सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। वो भी तो एक उसके बाद जो आखिरी जो दुख जो मेरे जो आज सीने पे है, वो दुख, जैसे मैं 2014 में पाकिस्तान जब गए तो मेरे मम्मी ने कहा, बेटा आप जब इंडिया जाओगे तो अपना बच्चों से शाम को 2:30 बजे, पापा जुमा का दिन यानी फ्राइडे का दिन, वो जुमा के लिए छुट्टी करता है, कहीं काम कुम नहीं करता है, वो बैठे रहते हैं। तो 2:30-3 बजे हम इस 0 पॉइंट पे आएगा, बॉर्डर पे आएगा, आप भी आ जाना, आप भी 2 दिन लेके आना, मैं भी 2 दिन लेके आना। तो हम यहाँ से 2:30-3 बजे 2 दिन लेके जाता, तो कभी मम्मी कभी वो ग्रुप जल्दी पहुँच जाता, कभी मैं जल्दी पहुँच जाता। फिर एक दूसरे को देखता, मैं पहले 1-2 दिन हाथ से देखते रहते, थक जाते थे। फिर मैंने एक स्टैंड बना लिया, तो उस स्टैंड पे रखते थे, रखने के बाद देखते रहते। जब अंधेरा होता तो फिर एक दूसरे को देखना बंद हो गया, फिर वापस आ जाते। तो दूर की जो जुदाई में, मतलब एक मुर्दा मर जाते हैं, वो जुदाई है सिर्फ कुछ दिन के लिए, कुछ लम्हा तक। 20 साल का बेटा भी मर जाते हैं तो कोई चारा नहीं है, 1 साल बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये वाला नहीं, जब तक खुद नहीं मरेगा तब नहीं भूल सकते, जब खुद नहीं मरेगा तब। अभी देखो 50 सालों से भी ये बस डेली यही कहानी। अब मैं सुनने के लिए, आप सुनने के लिए आते हैं तो मुझे सुनाना पड़ता है। हाँ, वरना ये स्टोरी, आपकी कहानी सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल, क्योंकि कहानी ऐसी है, ऐसे ही है। कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो उसके बाद में ये कहते हैं कि बेटा आज मैं चोर डाकू या कुछ नहीं है तो एक आम आदमी बन सकता था, लेकिन आज इतना मतलब लोग चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो मैं हर किसी की बेटी इस देश के बदौलत है, डॉक्टर अम्बेडकर के कानून के बदौलत है, जो काबिल मतलब इस लायक है कि अब सब जानते हैं आपको। हाँ, अपने घर, अपनी मतलब इंडियन आर्मी और देश को मैं तो सलाम करूँगा बहुत ज़्यादा। अपने देश को मैं तो खुद भी बहुत प्यार करता हूँ और हमें गर्व है भारतीय होने पे, और सैल्यूट है अपनी इंडियन आर्मी को। बस यही मैं कहते हैं, यही मेरा यही कहना भी है, मेरा सोच यही है। आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ सिर्फ मैं देश के लिए करूँ। जो कुछ किया हूँ आज तक, इस गार्डन के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारा किस्म का फ्रूट्स, करीब 100 एबो होगा। फ्रूट्स का भी मैं आप वीडियो देखेंगे तो राजनाथ सिंह साहब को थ्रू मुझे एक अवार्ड भी मिला है, वो आपने देखा अंदर होगा।
तो उस अवार्ड से भी ज़्यादा उस अवार्ड का बाद में बहुत ताकत है। वो क्यों है कि DRDO डायरेक्टर साहब यहाँ आया। DRDO डायरेक्टर साहब यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा, देखो गोपाली जी, हमने 1990 में लद्दाख में FRL बनाया है हिंदुस्तान ने, फील्ड रिसर्च लेबॉर्ट्री, फील्ड में रिसर्च करने के लिए लेबॉर्ट्री बनाया, जिसके लिए हमने करोड़ों खर्चा कर रहे हैं सरकार। लेकिन आपने जो यहाँ पर जो उगा रखा है, इस चीज़ों के बारे में हमने तो कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल। आपने क्या कमाल कर दिया, उगा के सक्सेसफुल कामयाब करके दे दिया लद्दाख में। तो उस बात पे मुझे बहुत हौसला आया। अब मैं अभी हिमाचल, कुमाऊं, गढ़वाल, जहाँ मुझे जगह देखें वहाँ से मैं फूल और फल लेकर आते हो, बाकी कोई चीज़ लेके आते हैं। बाकी जैसे आपका कैमरा के माध्यम से मैं यही कहूँगा प्यारे से बच्चों को, मैं जब यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं तो मैं 100 रुपये वाला डॉर्मेट्री में सोता हूँ। एक रात के लिए 100 रुपये, डॉर्मेट्री में 100 रुपये लेते हैं। एक रात को एक चरपाई, एक बेड, एक पिलो, एक कंबल मिलता है एक। और जब मैं खाना खाते हैं तो 10 रुपये का दही, 5 रुपये का रोटी खाता हूँ दिल्ली जाके। मैं अपने लिए खर्चा करने की जो ये बुरी आदत हमने नहीं किया, तो शायद जो मेरे जो कमाई आप सब पूरे देश का काम आ रही है। अगर मैं खर्चीला होता तो आज इतना मैं नहीं कर सकता है। तो मैं प्यारे से बच्चों को यही कहूँगा, एक तो मैं ये कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में मैं एक यतीम बच्चा रहा, मेरा आगे पीछे कोई नहीं रहा, खुद को सब कुछ करना पड़ा, तब मैं एक लिखा हो गया। एक लिखा है, बाकी लोग पढ़ा है, मैं लिखा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं हूँ, मैंने लिखा हूँ गोरों पे। तो आज मैं ये सब कुछ जो हुआ है, किसकी वजह से, अपने कमज़ोरी की वजह से हुआ है। तो आज प्यारे से बच्चों को, बेटों को मैं यही कहते हैं, आप खुशकिस्मत हो, मम्मी पापा आपका साथ है। मम्मी पापा होते हुए आप मेहनत करो, मम्मी पापा को भरोसे पे मत बैठो। बिल्कुल, आप मेहनत करेगा, आप तब आप लिखेगा, तब आपको लिख पाएंगे। आप मेहनत करेगा तब आप महान बन जाएंगे। मम्मी पापा का नाम लेके, खानदान का नाम लेके इंसान कहीं आगे नहीं बढ़ पाता। खुद मेहनत करते। बिल्कुल सर, हेड्स ऑफ है सर आपको। आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक करी, तो उसके लिए आपको सल्यूट है, बिल्कुल एकदम दिल से, बिल्कुल दिल से आपको सल्यूट है। और बस हमारे देश को सल्यूट है, हमारे इंडियन आर्मी को सल्यूट है। और आप ऐसी तरक्की करते रहो अपने जीवन में, वो पूरे देश की तरफ से और हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। उसके बाद में फिर हम लोग म्यूज़ियम में आ गए हैं, और यहाँ पे म्यूज़ियम में इन्होंने कुछ एंटिक आइटम्स रखे हुए हैं और फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, जिसमें इनको राजनाथ सिंह जी से पुरस्कार भी मिला हुआ। और ये बीच में जो पाकिस्तान गए थे वो फ़ोटोग्राफ्स भी इन्होंने लगाई हुई हैं। स्कार्दू गए थे, जो कि पहले इंडिया का पार्ट होता था, बट नाउ अभी वो POK का पार्ट है। तो आप यहाँ पे जब भी आओ तो अपनी आइटनरी में गोबाली म्यूज़ियम एंड गार्डन को ज़रूर ऐड करो, और आप यहाँ पे आके इनसे बात कर सकते हो। अगर आपको ये मिलेंगे तो आप इनसे बात भी कर सकते हो। और म्यूज़ियम में आप ज़रूर विज़िट करें, मस्ट विज़िट है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जब भी आप थांग विलेज आओ तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आना, और मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में।